हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह आपके साथ मानसिक विकास को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। मानसिक विकास के पिछले सेशन में पिछले टॉपिक में हमने डिस्कशन किया था कि किस प्रकार बालक का मानसिक विकास होता है और मानसिक विकास से संबंधित कौन कौन से पक्ष हैं जो मानसिक क्षमताओं या योग्यताओं को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं। इसके अतिरिक्त बालक में जो मानसिक विकास की संबंधित प्रक्रियाएं हैं, उसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कैसे मस्तिष्क में बनती हैं, उसमें बालक कैसे संवेदनाएं प्राप्त करता है, उन संवेदनाओं का कैसे प्रत्यक्षीकरण करता है और अवधान इन सब में क्या भूमिका निभाता है, कैसे जब कभी गलत प्रत्यक्षीकरण होता है तो भ्रम बन जाता है। इन सारी चीज़ों को लेके हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था दोस्तों। तो ये ऐसे कुछ संप्रत्यय हैं, मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो हमारे सीखने के साथ संबंध रखती हैं, मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल पोर्शन के साथ में संबंध रखती हैं। ऐसी ही एक अगली मानसिक प्रक्रिया को लेकर हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स आज के सेशन में, आज की क्लास में, जिसका नाम है प्रत्यक्षणात्मक संगठन, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, प्रत्यक्षणात्मक संगठन जो होता है, यह हमारी मानसिक क्रिया का एक ऐसा पक्ष होता है जो हमारे द्वारा किसी भी चीज को देखने से संबंध रखता है, प्रत्यक्षीकरण से जिसका संबंध होता है। इस प्रत्यक्षीकरण देखने के बाद संवेदनाएं मस्तिष्क को पहुंचती है, मस्तिष्क वहां प्रत्यक्षीकरण करता है। तो प्रत्यक्षीकरण से ही जुड़ी हुई एक संकल्पना जो मेंटल प्रोसेस के साथ होती है, जो हमारी मानसिक प्रक्रिया का, मेंटल डेवलपमेंट का, मेंटल पोर्शन की एक प्रवृत्ति होती है, उसे कहा जाता है प्रत्यक्षणात्मक संगठन। तो समझते हैं कि किस प्रकार प्रत्यक्षणात्मक संगठन हमारे द्वारा व्यवहार के दौरान काम करता है फ्रेंड। प्रत्यक्षणात्मक संगठन प्रत्यक्षणात्मक संगठन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्यक्षणात्मक संगठन। प्रत्यक्षणात्मक संगठन प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हुई प्रक्रिया से संबंध रखता है दोस्तों। प्रत्यक्षीकरण पीछे हमने पढ़ा, प्रत्यक्षीकरण जो होता है, यह प्रत्यक्षीकरण हमारे मस्तिष्क को संवेदनाओं से जो जानकारियां प्राप्त होती हैं, उन संवेदनाओं की व्याख्या करता है, अर्थ निकालता है, यह प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो जब हमारे मस्तिष्क में संवेदनाओं से प्राप्त ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण हो रहा होता है, उसकी व्याख्या और समझ का निर्माण हो रहा होता है, इस दौरान एक प्रवृत्ति होती है प्रत्यक्षीकरण की, और वह होती है संगठनात्मक, ऑर्गेनाइजेशनल। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम किसी बाहरी उद्दीपक का, बाहरी स्थिति का, बाहरी वस्तु का, बाहरी चीज का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो वह संगठनात्मक रूप से होता है, ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में होता है, अलग अलग नहीं होता। सीधी भाषा में क्या कहेंगे कि जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम उसको अलग अलग भागों के रूप में पृथक पृथक नहीं देखकर समग्र या इकट्ठा देखते हैं। इसे कहा जाता है प्रत्यक्षणात्मक संगठन। अर्थात प्रत्यक्षणात्मक की जो प्रक्रिया होती है ये संगठनात्मक रूप में होती है, अलग अलग भागों में नहीं होती है दोस्तों। प्रत्यक्षणात्मक संगठन को लेकर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने काम किया और उन मनोवैज्ञानिकों को कहा जाता है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। इस गेस्टाल्ट जर्मन शब्द का अर्थ होता है समग्र। याद रखिए, बहुत सारे शब्द हैं, हम साइकोलॉजी में सीखेंगे, मोस्टली ग्रीक या यूनानी भाषा के हैं, लेकिन गेस्टाल्ट जो है वो जर्मन शब्द है। तो जर्मन शब्द गेस्टाल्ट जो है, इस जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण या एक आकार या एक संरचना से होता है। गेस्टाल्टवाद
कि गेस्टाल्टवाद की विचारधारा देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो 3 मनोवैज्ञानिकों का एक समूह है जिन्होंने मिलकर गेस्टाल्टवाद को विकसित किया था दोस्तों। उनमें से एक है मैक्स वर्दीमर, दूसरा है कोफका और तीसरा है कोहलर। इन्हें गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है दोस्तों। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने जो गेस्टाल्टवाद की विचारधारा दी, उस गेस्टाल्टवाद की विचारधारा में इन गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्षीकरण के संगठनात्मक स्वरूप के लिए कुछ नियम बताए। इनका कहना यह है कि जब भी हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसको पृथक पृथक नहीं देखकर संगठनात्मक रूप में देखते हैं, और यह जो संगठनात्मक रूप से देखना होता है, संगठनात्मक रूप से प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया मस्तिष्क में होती है। इसके ऊपर 6 नियम लागू होते हैं, 6 तरह के सिद्धांत होते हैं जिसके माध्यम से हम प्रत्यक्षात्मक चीजों को मस्तिष्क में देखते हैं या प्रत्यक्षीकरण की संकल्पना को मस्तिष्क में बनाते हैं दोस्तों। गेस्टाल्टवाद क्या कहता है कि जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या होती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए वह पहले संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करता है। संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करने के बाद उससे संबंधित विचारों को मस्तिष्क में लेता है, विचार करता है, मस्तिष्क में समस्या समाधान की प्रक्रिया को बनाता है, और इस प्रक्रिया में उसमें अचानक एक सूझ या समझ का विकास होता है, और उस सूझ या युक्ति के माध्यम से वह समस्या का समाधान करता है। इस प्रकार की विचारधारा है गेस्टाल्टवादियों की। इस विचारधारा वालों ने, गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्षात्मक संगठन के कुछ नियम दिए हैं। उन नियमों की ओर बात करते हैं दोस्तों। तो उनमें से पहला नियम है निकटता का नियम या निकटता का सिद्धांत। निकटता का सिद्धांत, निकटता का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी हम किसी वस्तु को, किसी स्थिति को, चीजों को देखते हैं तो जो एक जैसी सिमिलर होती हैं, जो निकट निकट होती हैं, वह हमें एक समूह के रूप में, एक इकाई के रूप में दिखाई देती हैं। इसे कहा जाता है निकटता का सिद्धांत। एक बार सिंपल समझिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी पेड़ को देखा, तो पेड़ को देखने के दौरान क्या करते हैं, हमें पहली नजर में, पहली ही बार में पूरा पेड़ नजर आता है। एक पेड़ पूरा इकाई के रूप में, समूह के रूप में नजर आता है, ना कि पेड़ की टहनियां, पत्तियां, डालियां, फूल, फ्लावर, ये सब अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमारे देखने का जो तरीका होता है, देखने की जो प्रकृति होती है, उसके प्रत्यक्षीकरण का जो कॉन्सेप्ट होता है मस्तिष्क में, वह संगठनात्मक रूप से काम करता है, अलग अलग काम नहीं करता है। दूसरा सिद्धांत या दूसरा नियम गेस्टाल्टवादियों ने संगठनात्मक प्रत्यक्षीकरण का दिया है दोस्तों, वह है समानता का नियम। समानता का नियम या समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि जब एक जैसी चीजें एक साथ समूह में होती हैं तो वह समूह हमें जो समान गुणों वाला है वो एक साथ दिखाई देता है। दूसरी समान चीजें जो एक समूह में होती है वो उनसे पृथक दिखाई देती हैं। मतलब एक समानता वाली चीजें हमें एक समूह के रूप में दिखाई देती हैं। यह प्रत्यक्षात्मक संगठन का दूसरा सिद्धांत गेस्टाल्टवादी ने दिया है दोस्तों। तीसरा कहलाता है निकटता का नियम, निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम या निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि जब एक जैसी सिमिलर चीज जो एक ही साथ बनी होती हैं, चाहे वो अलग अलग हो, लेकिन अगर दोनों में सिमिलरिटी है तो हमें वो निरंतर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। इसे कहा जाता है निरंतरता का नियम कि जब हम चीजों को अलग अलग होती हैं लेकिन वो एक जैसी प्रतीत होती हैं, तो अलग अलग होने के बावजूद भी हमें निरंतर एक जैसी दिखाई देती हैं। यह कहलाता है दोस्तों निरंतरता का नियम। प्रत्यक्षात्मक संगठन के अनुसार गेस्टाल्टवादियों का तीसरा नियम निरंतरता का नियम। चौथा होता है दोस्तों लघुता का नियम। लघुता का नियम या लघुता का सिद्धांत। लघुता का सिद्धांत क्या कहता है कि जब हम किसी बड़ी चीज में एक छोटी चीज को देखते हैं तो अगर वो छोटी चीज अलग रंग की है या अलग प्रकृति की है या दिखने में अलग प्रतीत होती है, तो बड़ी चीज में से जो एक ही जैसी है लेकिन जो अलग प्रतीत होती है वो हमें अलग दिखाई देती है, अलग आकार के रूप में दिखाई देती है। मतलब बड़ी चीज में से एक छोटी कुछ अलग हिस्सा, अलग भाग जो एक जैसा है वो हमें पृथक दिखाई देता है लघु रूप में। इसे कहा जाता है लघुता का नियम। पांचवा सिद्धांत प्रत्यक्षात्मक संगठन का जो दिया है गेस्टाल्टवादियों ने, वो होता है दोस्तों सममिति का नियम। सममिति का नियम या सममिति का सिद्धांत। सममिति का सिद्धांत क्या होता है कि जब एक जैसी समान गुणों वाली चीजें साथ में जुड़ी होती हैं
तो वह समान गुणों वाली या सममिति गुणों वाली चीजें हमें एक साथ इकाई के रूप में दिखाई देती हैं। उससे पीछे वाली चीजें या अन्य चीजें जो उनसे पृथक होती हैं, भिन्न होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो सममिति का नियम क्या कहता है कि एक जैसे गुणों वाली, एक जैसी विशेषताओं वाली जो चीजें साथ में जुड़ी होती है वो हमें अलग से दिखाई देती हैं। यह कहलाता है सममिति का नियम या सममिति का सिद्धांत। हम छठे सिद्धांत की बात करें फ्रेंड्स, सिक्स्थ की बात करें तो यह कहलाता है अविच्छिन्नता का नियम। अविच्छिन्नता का नियम या फिर अविच्छिन्नता का सिद्धांत। अविच्छिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि जब हम एक जैसी पृष्ठभूमि वाली चित्र को, आकृति को देखते हैं तो एक जैसी पृष्ठभूमि वाली चित्र में जो एक जैसी चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, जबकि वो दिखाई देती हैं जो उस एक जैसी पृष्ठभूमि के अलावा उससे उभरकर अलग रूप में आई हैं। यह कहलाता है विच्छिन्नता का नियम। और दोस्तों, सातवां नियम या सातवां सिद्धांत कहलाता है पूर्ति का नियम या फिर पूर्ति का सिद्धांत। पूर्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि मस्तिष्क में प्रत्यक्षीकरण के दौरान अगर हम किसी उद्दीपक का कोई अंश छूट देते हैं या भूल भी जाते हैं या दिखाई नहीं भी देता है तो मस्तिष्क स्वयं उसकी पूर्ति कर लेता है। यह कहलाता है पूर्ति का नियम। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने के दौरान आपने क्या देखा कि क्वेश्चन आपने पढ़ा, उस क्वेश्चन को पढ़ने में आपने देखा कि 2 वर्ड आपको समझ में नहीं आए हैं, उन 2 वर्ड्स का प्रॉपर मीन आपको नहीं पता, लेकिन संपूर्ण प्रश्न को पढ़ने के बाद, पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद एक मोटा मोटा अनुमान हम लगा लेते हैं कि इन दोनों शब्दों का अर्थ संभवतया यह होगा। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? यह कहलाएगी पूर्ति। किसकी पूर्ति? उस स्टेटमेंट में से, प्रश्न में से जो अंश हमें समझ में नहीं आया, जो छूट गया है, मस्तिष्क ने स्वयं ने उसकी पूर्ति कर ली है और एक समझ बना ली है, अर्थ निकाल लिया है। यह कहलाता है प्रत्यक्षीकरण के दौरान पूर्ति का नियम फ्रेंड्स। इस प्रकार इन 7 नियमों के माध्यम से गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्षात्मक संगठन की संकल्पना को स्पष्ट करने की कोशिश की। एक बार डिटेल से समझते हैं कि किस प्रकार ये 7 नियम प्रत्यक्षात्मक संगठन को हमारे मस्तिष्क में बनाते हैं, इनकी संरचना होती है फ्रेंड्स। इसके लिए हम चलते हैं एक बार पीपीटी की ओर। प्रत्यक्षात्मक संगठन, देखिए फ्रेंड्स, परसेप्चुअल ओरिएंटेशन, जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि प्रत्यक्षीकरण जो है वो एक संगठन के रूप में होता है, उसे कहा जाता है प्रत्यक्षात्मक संगठन। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को अलग अलग नहीं देखकर उसको संगठित, समग्र या पूर्ण रूप से देखते हैं, यही प्रक्रिया कहलाती है प्रत्यक्षात्मक संगठन। देखने का मतलब यहां आंखों से देखना नहीं है, देखने का मतलब है आंखों से देखकर संवेदनाओं को मस्तिष्क में व्याख्या करने से। मतलब प्रत्यक्षीकरण जब हो रहा है तो प्रत्यक्षीकरण के दौरान की प्रक्रिया यहां पर इस ओर इंगित करती है। दोस्तों, पीछे जो टॉपिक हमने पढ़ा था वहां से इसका सीधा संबंध है। आगे देखते हैं, प्रत्यक्षात्मक संगठन के नियम किसके अनुसार? गेस्टाल्टवादियों के अनुसार। गेस्टाल्टवादी कहां के रहने वाले हैं? जर्मन के रहने वाले हैं। गेस्टाल्ट शब्द जो है ये किस भाषा का है? जर्मन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है समग्र, संपूर्ण या एक जैसी आकृति, एक जैसा आकार। देखिए पहला नियम कौन सा है? निकटता का नियम। निकटता का नियम। निकटता का नियम क्या कहता है? जो वस्तुएं किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरे के निकट होती हैं वो एक दूसरे से संबंधित अथवा समूह के रूप में दिखाई देती हैं। क्या? जो एक दूसरे के निकट होती हैं वो एक दूसरे से समूह के रूप में दिखाई देती हैं। देखिए कैसे, एक डायग्राम से हम समझते हैं इस चीज को। यहां पे आपको दिखाई क्या दे रहा है? ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में क्या है? यहां पर कुछ गोले बने हुए हैं और सारे गोले एक जैसे हैं। पहली लाइन गोलों की ये है, उसके बाद ये दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, फिर ये 5वीं। अलग अलग 6 लाइंस हैं जिसमें कुछ गोले आकृति के रूप में बने हुए हैं। आप जब इनको एकदम देखेंगे तो ये संपूर्ण एक ही आकृति के रूप में हमें दिखाई देगा, एक इकाई के रूप में, एक समूह के रूप में दिखाई देगा। इस तरह से हमारे मस्तिष्क में जो प्रत्यक्षीकरण हुआ, इस चित्र के बारे में जो व्याख्या समझ मस्तिष्क में बनी, उसे गेस्टाल्टवादियों ने कहा निकटता का सिद्धांत। इससे आगे हम बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की दोस्तों, वो होता है समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। समानता क्या कहती है? जिन वस्तुओं में समानता होती है तथा विशेषताओं में एक दूसरे के समान होती हैं वो हमें एक समूह के रूप में प्रदर्शित होती है। देखिए कैसे, पहले पीछे वाले में तो क्या था? निकटता वाले में तो कि चीजें एक जैसी हैं लेकिन निकट निकट है, वो हमें समान दिखाई देती हैं। समानता वाला क्या कहता है कि चीजें भले ही निकट हो लेकिन तभी एक जैसी दिखाई देगी जब उनके अंदर समानता है।
अगर समानता नहीं होगी तो निकट होने के बावजूद भी हमारे मस्तिष्क में उनका प्रत्यक्षीकरण संगठनात्मक नहीं होगा। देखिए कैसे, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। यहां पर ये जो पहली लाइन है, पहली रो है, इसमें क्या है, कुछ गोले बने हुए हैं। यहां गोले बने हुए हैं, सारे के सारे गोले हैं। जबकि दूसरे वाले में क्या है, यहां पर कुछ बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं। फिर तीसरे लाइन में फिर से गोले बने हुए हैं, चौथी में फिर से बॉक्स बने हुए हैं। तो यहां पर बॉक्स की गोलों की साइज बराबर है, उनकी सीक्वेंस भी बराबर है, लेकिन फिर भी जब हम देखेंगे तो हमें यह संपूर्ण एक आकृति के रूप में दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहां पर पहली लाइन में जो बॉक्सेस हैं, पहली लाइन में जो गोले हैं वो बॉक्सेस से भिन्न हैं। तो हमें गोले गोले जो है वो एक आकृति दिखाई देंगे और बॉक्सेस जो है वो हमें एक आकृति दिखाई देंगे। इसे प्रत्यक्षणात्मक संगठन में गेस्टाल्टवादियों ने कहा समानता का नियम, कि चीजें भले ही निकट हों लेकिन वही एक जैसी दिखाई देती है, जिसमें सिमिलरिटी होती है, जिसमें समानता होती है। आगे चलते हैं अगले नियम की ओर। दोस्तों यह है निरंतरता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतरता का नियम क्या कहता है कि जो चीजें होती हैं, जब वस्तुएं एक सतह प्रतिरूप प्रस्तुत करती हैं तो हम उनका प्रत्यक्षण एक दूसरे से संबंधित रूप में करते हैं। जब एक ही सतह पर चीजें सिमिलरिटी में होती हैं तो हमें लगता है कि ये निरंतर आगे एक ही इकाई के रूप में है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस चित्र को देखकर हम समझते हैं। देखो यहां पर ये जो प है, ये एक बिंदु है, प पॉइंट है। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कितनी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, बताओ फटाफट। 1 2 3 4, शायद आपका आंसर होगा कि 2 हमें दिखाई दे रही हैं। एक अ से लेके ब तक, दूसरी द से लेके स तक, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर 4 अलग अलग रेखाएं हैं और चारों रेखाएं इस प केंद्र पर मिल रही हैं। यहां पर चारों रेखाएं मिल रही हैं। पहली रेखा ये द से लेकर प के बीच, दूसरी प से लेकर स के बीच, तीसरी अ से प के बीच और चौथी प से ब के बीच। 4 रेखाएं हैं जो एक केंद्र पर मिल रही हैं, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से समरूप बन गया है कि हमें क्या प्रतीत हो रहा है, 2 रेखाएं लगातार हैं। तो क्या हो गया, निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि यह एक रेखा और दूसरी रेखा क्योंकि एक ही बैकग्राउंड पर एक जैसी निरंतर प्रकट होती हैं, ऐसी हमारा नजरिया, ऐसा हमारा प्रत्यक्षीकरण होता है, इसे कहा जाता है निरंतरता का नियम। दोस्तों अगला हमारा नियम आता है लघुता का नियम। लघुता का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार लघु क्षेत्र वृहद पृष्ठभूमि की तुलना में आकृति के रूप में दिखाई देता है। देखिए कैसे लघुता का नियम कहता है। जैसे चित्र आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर में क्या है, एक पूरा सर्कल है। इस सर्कल में 4 पार्ट हैं, 8 पार्ट है टोटल। 4 पार्ट ब्लैक कलर से में दिखाई दे रहे हैं और 4 पार्ट आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आप इसको एकदम देखेंगे तो देखते ही आपको सबसे पहले 8 पार्ट नजर नहीं आएंगे। आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा ब्लैक वाले पार्ट, और 4 पार्ट दिखाई देंगे। इन 4 में से देखेंगे आप कि हाँ ये एक पहला वाला पार्ट है, ये इसका दूसरा है, ये इसका तीसरा है और ये इसका चौथा पार्ट है। इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यहां पर एक जैसी पृष्ठभूमि में लघु चीज जो है वो हमें दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं लघुता का नियम। फिर से देखिए, इस नियम के अनुसार लघु क्षेत्र, छोटा एरिया, वृहद पृष्ठभूमि, बड़े बैकग्राउंड की तुलना में आकृति के रूप में दिखाई देता है। यहां जो बैकग्राउंड है, ये बाहर वाला, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ये पूरा बैकग्राउंड व्हाइट है क्योंकि व्हाइट के साथ पीछे व्हाइट वाला मैच हो गया। तो जो बड़ा बैकग्राउंड हो गया, वृहद बैकग्राउंड, वो हो गया सफेद रंग का। लेकिन उस बड़े बैकग्राउंड में जो काले रंग का पार्ट है वो हमें अलग से छोटी आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। दोस्तों आप व्यवहार में अगर देखेंगे तो आपको किसी व्हाइट बोर्ड पे एक काला डॉट बना दिया जाता है और आपसे पूछते हैं क्या दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे, हमें ये काला डॉट दिखाई देता है।
किसी के चेहरे पे नजर ना लगे इसलिए एक बिंदी लगाई जाती है काजल से, तो हमें चेहरा दिखने की बजाय वो बिंदी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है कि बड़े बैकग्राउंड में, बड़ी पृष्ठभूमि में वो लघु आकृति के रूप में दिखाई देता है? ऐसा क्यों होता है? यह प्रतीक्षणात्मक संगठन हमारे मस्तिष्क की सीखने की, जानने की प्रक्रिया का नेचर होता है। कौन कहते हैं ऐसा? गेस्टाल्टवादी ऐसा कहते हैं दोस्तों। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगला सिद्धांत है सममिति का सिद्धांत। सममिति का सिद्धांत क्या कहता है? सममिति का सिद्धांत कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार असममित पृष्ठभूमि की तुलना में सममित क्षेत्र आकृति के रूप में दिखाई देता है। असममित मतलब, सममित का मतलब होगा एक जैसा, एक जैसे गुणों वाला, एक जैसे लक्षणों वाला जो पाठ होता है वो एक जैसे गुण होने के कारण सममित हो गया, इसलिए वो दिखाई देता है और उससे डिफरेंट पीछे वाला दिखाई नहीं देता, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं। यहां पे एक पहला डायग्राम है और एक ये दूसरा डायग्राम है। पहले डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? यहां पर कुछ एक आकृति बनी हुई है, फिर ये नीचे वाली आकृति से कनेक्ट है, तो ये पूरी आकृति हो गई। पीछे वाला जो व्हाइट बैकग्राउंड है वह नजर आने की बजाय हमें एक जैसी गुण वाली आकृति हमें अलग से प्रकट या अलग से पृथक नजर आ रही है। ऐसा ही दूसरी वाली आकृति में भी है। यहां भी पीछे के बैकग्राउंड की बजाय हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक जैसे गुणों वाली, एक जैसे समानता विशेषताओं वाला एक जो चित्र है जो काले रंग से बना हुआ है वो हमें दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं प्रतीक्षणात्मक संगठन के दौरान सममिति का सिद्धांत। आगे चलते हैं नंबर 6 पे। यह है दोस्तों अविच्छिन्नता का सिद्धांत। अविच्छिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो। अविच्छिन्नता का सिद्धांत कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार एक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से घिरा होता है तो हम उसे आकृति के रूप में देखते हैं। कौन सा? एक क्षेत्र जो अन्य क्षेत्रों से घिरा होता है तो वह हमें आकृति के रूप में दिखाई देता है। देखिए कैसे, यहां पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको कुछ आकृतियां दिख रही होंगी। क्या दिख रहा है? एक ये पहली आकृति, फिर ये दूसरी आकृति, फिर ये तीसरी आकृति, फिर ये चौथी और ये पांचवी आकृति। 5 आकृतियां, 5 फिगर्स आपको इस पूरे डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें है क्या? आप आपके मोबाइल को, लैपटॉप को थोड़ा सा तिरछा करके हॉरिजॉन्टल की तरफ से आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? यहां पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, कुछ टेक्स्ट आपको लिखे हुए दिखाई देंगे और वो टेक्स्ट है दोस्तों LIFT, लिफ्ट यहां पर लिखा हुआ है। अब आपको लिफ्ट दिखाई देगा, लिफ्ट दिखाई देगा, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है? जब तक मैंने आपको बताया नहीं तब तक आपको लिफ्ट नहीं दिखाई दे रहा था, तब तक ये 5 आकृतियां अलग अलग दिखाई दे रही थी। कौन सी आकृतियां? मैंने जो लिखी यहां तो आपको खाली ये डिजिट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड डिजिट के गैप के साथ में है, इसीलिए डिजिट नहीं दिखकर वो गैप हमें आकृति के रूप में दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से समझिए, इस सिद्धांत के अनुसार एक क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों से घिरा होता है तो हम आकृति के रूप में उसको देखते हैं। एक बड़ा क्षेत्र में जब छोटा क्षेत्र होता है तो हमें बड़ा क्षेत्र जो घिरा होता है वो दिखाई नहीं देता है, जबकि जो छोटा क्षेत्र होता है वो हमें दिखाई देता है। इसे कहते हैं अविच्छिन्नता का नियम। 7वें नियम पे आ जाओ, पूर्ति का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीशन। पूर्ति का नियम क्या कहता है दोस्तों? कि हमारे मस्तिष्क के द्वारा कोई भी उद्दीपक का कोई अंश जो लुप्त होता है उससे प्रत्यक्षीकरण के दौरान हमारा मस्तिष्क स्वयं भर लेता है, स्वयं उसकी पूर्ति कर लेता है। मैंने पीछे एग्जांपल देकर आपको समझाया भी था, यहां पर फिर से देखिए। एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। इस त्रिभुज में यहां से यहां तक, फिर ये वाला हिस्सा और फिर ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। इस वाले हिस्से में बीच में यहां पर जो गैप है, खाली जगह है, यहां भी गैप है, यहां भी गैप है, लेकिन आप इस गैप की पूर्ति करके सीधा क्या बोल रहे हैं? त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, जबकि ट्रायंगल तो कहीं है ही नहीं। 3 आकृतियां हैं, एक आकृति ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये आकृति है, लेकिन तीनों आकृतियों के बीच में जो गैप है, ये वाला गैप है, इस गैप की हम स्वयं हमारे हिसाब से पूर्ति कर लेते हैं और पूर्ति करने के बाद एक संपूर्ण आकृति हमारे मस्तिष्क में बन जाती है।
इस तरह के प्रत्यक्षीकरण को कहा जाता है पूर्ति का नियम। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम सीखते हैं चीज़ों को, जब भी पढ़ाई करते हैं या बाहरी उद्दीपकों की जानकारियां मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, मस्तिष्क में स्मृति बनती है, मस्तिष्क में संज्ञान और समझ बनती है, उसके दौरान हम इन 6 प्रिंसिपल्स का नियम हमारा मस्तिष्क ऑटोमेटिक फॉलो करता है। ये अपने आप होने वाली चीज़ है, हम इसमें चाहकर कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मस्तिष्क की प्रकृति हमारे सीखने के दौरान कैसे मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं यह हमें समझ में आ गया, तो मुझे लगता है हम सीखने की गति को, सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हमारे सीखने और याद करने की कैपेसिटीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हम बाहरी परिवेश से जो संवेदनाएं प्राप्त करते हैं, उद्दीपकों की जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, उसकी व्याख्याएं करते हैं, इसकी क्षमता में ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा प्रबलताएं आ सकती हैं। कब? जब हम मस्तिष्क की सीखने की प्रक्रियाओं की प्रकृति को समझ लें, नेचर को समझ लें कि कैसे हमारे मस्तिष्क में मानसिक प्रक्रियाओं का नेचर होता है। तो उन नेचर को हमारे यहाँ पर गेस्टाल्ट वादियों ने प्रत्यक्षात्मक संगठन कहा और 7 तरह के प्रिंसिपल बताए जो हमने डिस्कशन किए कि हम सीखने के दौरान बाहरी चीजों को मस्तिष्क में धारण करने के दौरान ये 7 प्रिंसिपल, 7 नियम जो है लगातार हमारे मस्तिष्क के द्वारा, हमारी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा फॉलो होते हैं और हम इस प्रकार चीजों को हमारे मस्तिष्क में धारण करते हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं दोस्तों। तो इन 7 ही चीज़ों को मैंने एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की। आप इसको अन्य एग्जाम्पल के साथ जोड़कर समझने की कोशिश कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आएगा। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला हमारा एक टॉपिक है छोटा सा, जहां हम बात करते हैं मानसिक या फिर संज्ञानात्मक विकास के कारक, फैक्टर्स जो हमारे मेंटल डेवलपमेंट के साथ जुड़े होते हैं, मानसिक विकास के साथ में जुड़े होते हैं दोस्तों। एक बार यहां हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहला है जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। दूसरा है भौतिक परिवेश के अनुभव। तीसरा है समसंयोजन। चौथा है संतुलनीकरण। पांचवा है सामाजिक पर्यावरण के अनुभव और अगला है साम्य धारण। इनके अतिरिक्त भी अन्य कुछ कारक हो सकते हैं, लेकिन कुछ मेन कारक हैं जो हम यहाँ डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके कारक हैं ये, किसके फैक्टर्स हैं? ये हमारे मेंटल डेवलपमेंट के फैक्टर हैं, मानसिक विकास के फैक्टर हैं। मानसिक विकास का ही पक्ष, संज्ञानात्मक, दोनों को साथ में समझ रहे हैं, दोनों के फैक्टर्स हैं। कैसे हम बाहरी उद्दीपकों के बारे में जब जानकारियां प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, चीज़ों को जानते हैं, मस्तिष्क में स्मृति में लेके जाते हैं, तो क्या क्या चीज़ें काम करती हैं, कौन कौन से कारक वहां पर अपनी भूमिका निभाते हैं, उन कारक या फैक्टर्स को हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। देखिए एक बार जैविक परिपक्वता। चलो इन सारी चीज़ों को मैं आपको सीखने को लेकर, रीट में आप सीख रहे हैं साइकोलॉजी, इसको लेकर मैं समझाता हूं कि कैसे जैविक परिपक्वता यहां पर काम करेगी। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप साइकोलॉजी में विकास को पढ़ रहे हैं अभी आरपी सिंह के साथ। आप जो सीख रहे हैं, अगर यही कंपोनेंट मैं पहली के बच्चे के साथ डिस्कशन करूं, इसी तरीके से मैं पहली क्लास के बच्चे को समझाऊं, तो क्या लगता है मेरी बात समझ पाएगा वो? हाँ या ना? शायद उतना समझ नहीं पाए जितना आप समझ पा रहे हैं। तो क्या फर्क है उसमें और आप में? पहली क्लास का बच्चा उतना बायोलॉजिकल मैच्योर्ड नहीं है, उतना जैविक परिपक्व नहीं है जितने आप होते हैं दोस्तों। तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के दौरान, मानसिक विकास के प्रक्रियाओं के दौरान महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? महत्वपूर्ण कारक होता है जैविक परिपक्वता। बालक जैसे जैसे जैविक रूप से परिपक्व होता है, उसके मस्तिष्क का विकास होता है, मस्तिष्क की क्षमताओं का विकास होता है, वैसे वैसे सीखने की गति, सीखने की क्षमताएं, सीखने का लेवल, कठिनाई का स्तर बढ़ता चला जाता है। और जब पूर्ण परिपक्व बालक हो जाता है, 15-16 वर्ष की अवस्था में उसका मस्तिष्क पूरा बन चुका होता है, आगे किशोरावस्था में जब उसकी मानसिक क्षमताएं पूरी बन चुकी होती हैं, तो वह जैविक रूप से परिपक्व हो जाता है। तो यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया जैविक परिपक्वता की, यह किसका कारक होती है, किससे प्रभावित होती है? यह होती है हमारी जैविक परिपक्वता से मानसिक विकास के साथ में। अगला हमारा फैक्टर फ्रेंड्स भौतिक परिवेश के अनुभव। अभी रिसेंटली मैंने आपको डिस्कशन किया कि हम जो संवेदनाएं प्राप्त कर रहे हैं, यह संवेदनाएं आ कहां से रही है? बताइए। संवेदनाओं से संबंधित जो उद्दीपक है, ये बाहरी भौतिक वातावरण से, बाहरी परिवेश से हमें प्राप्त हो रहे हैं। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप मुझे देख रहे हैं, ये आपका बाहरी भौतिक परिवेश।
आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यह आपका बाहरी भौतिक परिवेश। आप जो मैंने लिखा है उसको नोट्स के रूप में बना रहे हैं, यह आपका बाहरी भौतिक परिवेश। तो बाहरी भौतिक परिवेश जो होता है ये कनेक्शन बनाता है किसके साथ? मेंटल प्रोसेस के साथ, मानसिक परिपक्वता के साथ। तब जाके मानसिक विकास आगे बढ़ता है, संज्ञानात्मक विकास आगे मूव करता है। तो दूसरा कारक हो गया भौतिक परिवेश के अनुभव। तो जो मैंने भौतिक परिवेश बताया, इस भौतिक परिवेश को हम संवेदनाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ये जानकारियां मस्तिष्क में जाती हैं, वहां प्रत्यक्षीकरण होता है, अवधान भी बीच में बना रहता है, और इस प्रत्यक्षीकरण के दौरान जो अर्थ प्रदान कर दिए जाते हैं वो अर्थ हमारे मस्तिष्क में धारण हो जाते हैं, और वही धारण अर्थ या व्याख्याएं बाहरी चीजों की जब पुनः किसी संबंधित गतिविधियों के साथ, संबंधित उद्दीपकों के साथ बनने लगती हैं, तो यह कहलाता है अनुभव कि हाँ ऐसी आवाज मैंने पहले भी सुनी है, ऐसी स्मेल, ऐसी गंध मैंने पहले भी सुनी है, इस तरह का चित्र मैंने पहले भी देखा है। तो जो पहले वाला आ रहा है, ये पहले वाला क्या है? मस्तिष्क में बनने वाला अनुभव। तो अनुभव किससे बन रहे दोस्तों? हमारे बाहरी उद्दीपकों से, बाहरी परिवेश से मस्तिष्क में कनेक्शन बनता है, और वहां जाके जो अर्थ मस्तिष्क में निकल जाते हैं, स्मृति में रह जाते हैं, वे कहलाते हैं अनुभव। तो मानसिक विकास का दूसरा कारक कौन सा हो गया? भौतिक परिवेश के अनुभव। अगला है समसंयोजन। देखिए समसंयोजन का मतलब क्या है दोस्तों? समसंयोजन का मतलब होता है बाहरी परिवेश और मस्तिष्क के बीच में बनने वाला कनेक्शन। यहां संयोजन का मतलब कनेक्शन से है। हमारा बाहरी परिवेश से कनेक्शन बनेगा, तब जाकर हम बाहरी भौतिक उद्दीपकों या वस्तु या वातावरण के अनुभव को मस्तिष्क में बना पाएंगे। अगर ये कनेक्शन नहीं बनेगा, संयोजन नहीं होगा, तो ये जानकारियां हमारे मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए इसका सीधा संबंध किसके साथ में होता है? मस्तिष्क के साथ में होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आपने सुना होगा कि एक बहरा बालक गूंगा भी होता है। क्यों होता है बहरा बालक गूंगा? भाई जो डीफ है वो डम भी होता है। क्यों होता है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब बालक ध्वनियों को, भाषा को, आवाज को सुन ही नहीं पाया, अगर सुन नहीं पाया तो मस्तिष्क में संरचना नहीं बनी, और संरचना नहीं बनी तो फिर उसको बोलेगा किसको? जो संरचना बनी है वही तो आउटपुट ध्वनि के रूप में, आवाज के रूप में, भाषा बाहर प्रकट होगी। अगर मस्तिष्क में बनी ही नहीं तो आउटपुट किसका होगा? बाहर प्रत्यक्षीकरण में क्या आएगा? इसका मतलब क्या हुआ? जो बाहरी भौतिक परिवेश में ध्वनि है, भाषा है, उसका संयोजन नहीं बना मस्तिष्क के साथ, इसीलिए जो बहरा है वो नेचुरली गूंगा भी होता है। बात समझ में आ गई मेरी? कि संयोजन, कनेक्शन चाहिए होता है भौतिक परिवेश का मेंटल कंपोनेंट्स के साथ में। ये भी महत्वपूर्ण कारक हैं जो मानसिक विकास को प्रभावित करता है। अगला है दोस्तों संतुलनीकरण। संतुलनीकरण का मतलब क्या? किसका संतुलन? संतुलन का मतलब यहां पर है हमारे मेंटल प्रोसेस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे क्षमताएं और शक्तियां हैं, इन सब में होने वाला संतुलन पहला। दूसरा, बाहरी परिवेश की घटनाएं, बाहरी उद्दीपक का संतुलन मस्तिष्क की क्षमताओं के साथ। दूसरा, तीसरा, पूर्व अनुभव का संतुलन नए अनुभवों के साथ। चौथा, पूर्व ज्ञान का संतुलन नए ज्ञान के साथ। तो ये कई सारी चीजें अलग अलग मेंटल कंपोनेंट्स की जब बाहरी उद्दीपकों के साथ, पहले वाली की नए के साथ संतुलन बनाती हैं। इस संतुलनीकरण की प्रक्रिया का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है मानसिक विकास के साथ। इसलिए मानसिक विकास का अगला फैक्टर है संतुलनीकरण। आगे चलें, सामाजिक पर्यावरण के अनुभव। यहां तो भौतिक परिवेश के अनुभव थे, यहां पर है सामाजिक पर्यावरण के अनुभव। दोस्तों पीछे मैंने जब आपको विकास के आयाम बताए थे तब मैंने डिस्कशन किया था कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास के बाद चौथे क्रम पे आता है हमारा सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक जीव है, यह अपने आप को समाज में विकसित करता है। बालक जब जन्म लेता है मां से, मां के गर्भ से, तो अलग इकाई बन जाता है, वापस से मां के साथ वो स्तनपान करता है, मां के साथ धीरे धीरे बड़ा होता है। तो अब मां उसके लिए क्या है? एक सोसाइटी का पहला प्रतिरूप हो गया। आगे धीरे धीरे बाकी लोगों के संपर्क में आता है तो समाज बन गया। इस समाज से जो हम बालक या हम स्वयं, हमारे अतिरिक्त जो अन्य हैं, उन सब से जो हमें अनुभव होते हैं उन्हें कहा जाता है सामाजिक पर्यावरण के अनुभव, सोशल एनवायरनमेंट के एक्सपीरियंसेस। जैसे
बालक में जब भाषा का विकास होता है तो भाषा का विकास करने के लिए हम सब उसको ध्वनि प्रदान करते हैं। ध्वनियाँ कैसे प्रदान करते हैं? बहुत छोटा नन्हा सा बालक है, उसको जो भी गोद में लेता है कोई ना कोई ध्वनि देता है। सीधा ये नहीं पूछता व्हाट्स योर नेम, कभी नहीं पूछते। छोटा है, 3 महीने का बच्चा है, 3 महीने के बच्चे को आपने गोदी में लिया, गोदी में लेके बोलेंगे व्हाट्स योर नेम? ऐसा नहीं ना। क्या बोलते हैं? कोई ना कोई साउंड उसको देते हैं। आप बोलेंगे ला 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 ऊ, ऐसे कुछ ना कुछ साउंड उसको देंगे। ये साउंड्स क्यों दे रहे हैं? आप उसको बाहर से सामाजिक वातावरण प्रदान कर रहे हैं कि उसमें जो ध्वनि को ग्रहण करने का कंपोनेंट है मस्तिष्क में, सॉफ्टवेयर है, उसमें ध्वनि जाए। ऐसी ध्वनियां कई बार, सैकड़ों बार हम उसको प्रदान करते हैं। बार बार जब ध्वनियां देते हैं तो उसका ध्वनि संबंधी कंपोनेंट काम करना शुरू करता है और ध्वनि की संरचनाएं मस्तिष्क में बनती हैं, भाषाई विकास शुरू होता है और आगे चल के यही बालक धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, ध्वनियां निकालता है। पहले निरर्थक ध्वनियां निकालता है, फिर कुछ अर्थ वाली ध्वनियां निकालता है, फिर स्वर ध्वनियां निकालता है, फिर व्यंजन ध्वनियां निकालता है। 1 साल का होने के बाद एक सार्थक शब्द बोलना शुरू करता है। थोड़ा और बड़ा होकर कई सारे शब्द भंडार उसके मस्तिष्क में बनने लगते हैं और एक बार बड़ा होकर स्कूल आ जाता है तो मैंने पहले भी कहा था, एक बार छेड़ के देखो बालक क्या क्या बोलना जानता है, आपको पता चल जाएगा। ये सब जो बालक के मस्तिष्क में ध्वनि के रूप में, भाषा के रूप में बना, कैसे बना? हमने उसको बाहर से सामाजिक पर्यावरण के अनुभव उसको प्रदान किए। मैंने एक एग्जाम्पल भाषा का देके समझाया है। किसी भी रूप में आप देखिए तो हर बालक के विकास के दौरान समाज के माध्यम से, पर्यावरण के साथ उसको अनुभव दिए जाते हैं। ये सब भी बालक के मानसिक विकास का महत्वपूर्ण कारक होता है। दोस्तों आगे चलें। साम्य धारण। साम्य धारण का मतलब क्या होता है कि हम जिन चीज़ों को मस्तिष्क में धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, ये सारी चीज़ें समान रूप से मस्तिष्क के द्वारा धारण की जाती हैं। इसे कहा जाता है साम्य धारण। हम मस्तिष्क में जो भी चीज़ें, चाहे वो अच्छी हों, बुरी हों, हमारे काम की हों, काम की नहीं हों, हमारे लिए नुकसानदायक हों या फायदे की हों, हमारा मस्तिष्क उन सबको समान रूप से धारण करता है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। अभी जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस चैनल के साथ आप सीख रहे हैं साइकोलॉजी, तो इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आप YouTube पे जाके कुछ खोलते हैं, किसी वीडियो को देखते हैं, तो YouTube पे काम का वीडियो भी आप देखते हैं, बिना काम का वीडियो भी देखते हैं। आपकी रुचि, आपकी आंखें, आपकी सारी संवेदनाएं बराबर तरीके से काम करती हैं, चाहे वो आपके काम का हो, चाहे काम का नहीं हो। इस तरह से साम्य रूप से, कम्युनिटिव फॉर्म से सीखने की प्रक्रिया को कहा जाता है साम्य धारण। तो ये दोस्तों मानसिक विकास में महत्वपूर्ण कारक के रूप में यह भी अपनी भूमिका निभाता है। इस प्रकार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारकों को, फैक्टर्स को हमने यहाँ डिस्कशन किया जिनका सीधा प्रत्यक्ष संबंध बालक के मानसिक विकास के साथ, बालक के संज्ञानात्मक विकास के साथ में होता है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे कारक हैं जिनका संबंध बालक के मानसिक विकास से होता है, लेकिन मेन जिनका रोल आपके एग्जाम के साथ प्ले होता है वो मैंने आपको डिस्कशन किए हैं। दोस्तों चलिए इसी कड़ी में आगे हम एक और आज की क्लास के लास्ट टॉपिक को डिस्कशन करते हैं, जिसे कहा जाता है दोस्तों बालक के मानसिक विकास के प्रभावक कारक, या फिर बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स विच अफेक्टेड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। दोस्तों ऐसे तो कई सारे कारक हैं, विभिन्न कारक हैं जो बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, या यूं कहें मानसिक विकास नहीं, सभी प्रकार के विकास को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर हम इन संपूर्ण विकास के कारकों को मुख्य 2 भागों में बांटें तो पहला कारक होता है उसमें से वंशानुक्रम, हेरिडिटी। दोस्तों हेरिडिटी जो है, मैंने पीछे आपको डिस्कशन किया था जब हम बालक में विकास के सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो वहां मैंने आपको बताया था कि बालक का जो विकास होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रियाओं का परिणाम होता है या प्रतिफल होता है। एक डेफिनेशन भी है, पीछे अपने पढ़ी थी, याद करो किस व्यक्ति ने दी है, आप ढूंढ के मुझे बताना किसने डेफिनेशन दी है कि बालक का जो विकास होता है वंशानुक्रम वातावरण की अंतः क्रियाओं का प्रतिफल होता है। तो यहाँ पर विकास को या मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण और पहला फैक्टर होता है बालक की हेरिडिटी, वंशानुक्रम। देखिए कैसे, अगर वंशानुक्रम की बात करें दोस्तों, तो वंशानुक्रम मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था बालक में उन लिमिट्स को, बाउंड्रीज को तय करता है जहां तक बालक का विकास होना होता है। जैसे मैं बुद्धि की बात करूं, बुद्धि जो है बालक का मानसिक कंपोनेंट होता है, मानसिक योग्यता है, क्षमता है, जिसके द्वारा वह बुद्धि संबंधी समस्त कार्यों का संपादन करता है। अब बुद्धि जो है, बुद्धि वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पहलू होता है। किसी भी बालक का IQ कितना होगा
मानसिक रूप से वह किस उच्च स्तर तक होगा, इसके बारे में बहुत बड़ा लिमिट, बहुत बड़ी बाउंड्री, बहुत बड़ा मापदंड या पैरामीटर उसके जन्म से ही तय हो जाता है कि कहां तक उसकी बुद्धि लब्धि जानी है, कहां तक उसकी बुद्धि का विकास होना है। वंशानुक्रम में ही ये चीज तय हो जाती है। हाँ, वातावरण अगर उसको बहुत अच्छा मिलता है तो यह पूरी तरह से विकसित हो जाती है, और वातावरण अगर पूरा सही नहीं मिलता है, अनुकूल नहीं होता है, तो पूरी तरह से उस निहित बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। तो ये कहां से संबंधित हो गई? वंशानुक्रम से ही संबंधित हो गई। तो मानसिक विकास के जितने भी पक्ष, जितने भी पहलू हमने पीछे पढ़े हैं, उन सबको प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा हेरिडिटी या वंशानुक्रम, जो माता पिता के माध्यम से हम सब में जीन्स के द्वारा जन्म के जीवन प्रारंभ करने के दौरान या गर्भ धारण करने के दौरान मां के साथ हमें प्राप्त हुआ है, और उसको विकसित करते करते हम आज यहां तक क्षमताओं के रूप में अपने आप को डेवलप कर पाए हैं। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे पहला और महत्वपूर्ण फैक्टर हो गया हमारा वंशानुक्रम। दूसरे फैक्टर की बात करें, वातावरण। वातावरण था फ्रेंड्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब कौन सा एनवायरमेंट? एनवायरमेंट का मतलब वो समस्त एनवायरमेंट है, वो सारा का सारा वातावरण है जो वंशानुक्रम को छोड़कर किसी भी रूप से बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। मैं फिर बोल रहा हूं, वो सारे फैक्टर्स जो वंशानुक्रम को छोड़कर किसी भी रूप से बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, उन सबको शामिल किया जाता है वातावरणीय कारकों में। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। हम कुछ ऐसे छोटे मोटे वातावरणीय कारकों की बात करेंगे जो ज्यादा बड़े रूप से मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। इनके अलावा कई सारे असंख्य कारक हैं जो वातावरण के रूप में प्रभावित करते हैं बालक के विकास को। दूसरी बात, वातावरणीय कारक ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जानने में, विकास में ज्यादा महत्वपूर्ण, मानसिक विकास में ज्यादा रोल प्ले होता है वंशानुक्रम का, लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिकली जानना ज्यादा किसको जरूरी है? वातावरणीय कारक को जानना ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वंशानुक्रमीय कारक या वंशानुक्रमीय क्षमताएं जो बालक में है वो तो आ गई हैं, वो तो उसमें निहित हैं। अब हम उसमें और कोई वंशानुक्रमीय गुण अपडेट नहीं कर सकते। मैं चाहूं कि मुझ में वंशानुक्रमीय गुण कम रह गए, 2-3 और आ जाएं, तो अब संभव है क्या आना? वो तो समय खत्म हो गया, वो तो पहले दिन ही आते हैं जब हम जीवन प्रारंभ करते हैं, अब नहीं आ सकते। तो वंशानुक्रमीय गुण और क्षमताएं जो हैं बालक में अब अपडेटेड नहीं हो सकती, इसलिए हम उसके बारे में डिटेल से नहीं जानते। किसके बारे में जानते हैं, किसको समझते हैं? जो अब हमारे हाथ में है। क्या है हमारे हाथ में? कि बालक को वातावरण तो हम दे सकते हैं ना। कैसा वातावरण देंगे? ऐसा वातावरण देंगे बालक को जहां उसका सर्वाधिक मानसिक विकास हो पाए। इसीलिए इन सबको हम डिटेल से समझते हैं। तो वातावरणीय कारकों में पहला कारक होता है दोस्तों भोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन ऊर्जा प्रदान करता है, और ऊर्जा हमारे इस भौतिक स्वरूप को, शरीर को चलाने के लिए सबसे बेसिक फैक्टर होता है। अगर यह नहीं है तो फिर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा, संचालित नहीं हो पाएगा। ये स्वस्थ नहीं रहेगा, इसका संचालन नहीं हो पाएगा, तो सीधा सीधा इफेक्ट होगा हमारे मेंटल डेवलपमेंट पर। अगर किसी बालक को पूर्ण गुणवत्ता वाला भोजन मिलता है, भोजन में वो सारे अवयव मौजूद हैं जो शरीर की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, पर्याप्त मात्रा में मिलता है, सारे पौष्टिक चीजें उसमें शामिल हैं, तो निश्चित रूप से बालक में जितना मानसिक विकास होने की क्षमताएं वंशानुक्रम में आ गई हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होगा। तो बालक के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे हाथ की बात है, जो हमारे लेवल का काम है, वो पहला है भोजन। कि बालक को हम भोजन में वो सारे अवयव प्रदान करें, वो सारी पौष्टिकता, वो सारी गुणवत्ताएं बालक के भोजन में हो जिसके कारण उसके शारीरिक संरचना को पूर्णता मिले, पर्याप्त मात्रा में मिले, और मानसिक विकास उससे पूरी तरह से हो पाए। इसीलिए आप देखते हैं कि बालकों में पोषण के लिए बहुत ज्यादा काम किया जाता है। यूनिसेफ इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। हम इंडिया के लेवल पे बात करें तो यहाँ भी कई सारे संगठन काम कर रहे हैं। हम राजस्थान के लेवल पे बात करें तो यहाँ भी मानव विकास कल्याण मंत्रालय जो है नेशनल लेवल बना हुआ है। यहाँ पे महिला और बाल विकास मंत्रालय राजस्थान लेवल पर बना हुआ है, जो बालकों को आंगनबाड़ी के माध्यम से, स्कूलों में पोषाहार के माध्यम से और भी विभिन्न तरीकों से बच्चों के पोषण के लिए काम करता है। क्यों करता है बच्चों के पोषण के लिए काम? क्योंकि भोजन किसी भी बालक को बाहर से दिया जाने वाला वह वातावरणीय कारक है जो मानसिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से सीधा प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, आगे की बात करें, दूसरा है शुद्ध वायु व सूर्य का प्रकाश।
शुद्ध वायु बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में, हमारे ब्लड में बहुत बड़ा भाग हमारे ऑक्सीजन का होता है। ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स होती है, पूरे बॉडी में घूमती रहती है। अगर हमारे संपूर्ण बॉडी में शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ हमारे साथ कोई पोल्यूटेड एयर ऑक्सीजन के साथ जा रही है तो ब्लड का सर्कुलेशन इफेक्टिव होगा। ब्लड का सर्कुलेशन इफेक्टिव होगा तो हमारी बॉडी के संपूर्ण अवयव प्रभावित होंगे, और संपूर्ण अवयव प्रभावित होंगे तो मस्तिष्क भी प्रभावित होगा, क्योंकि मस्तिष्क ऐसा फूल होता है, ऐसा फ्लोवर होता है, मेंटल पोर्शन, जो इस शरीर रूपी पौधे पर पनपता है। जब शरीर रूपी पौधा एकदम हष्ट पुष्ट है, खिलता हुआ है, हरा भरा है, खूब सारा जबरदस्त तरीके से डेवलप कर रहा है, इसमें बनने वाले फ्लोर भी बहुत सुंदर होंगे, खुशबू वाले होंगे, महकते होंगे और बहुत प्यारे प्यारे होंगे। इसी तरह से हमारे बॉडी के साथ शुद्ध हवा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। दूसरा हमारा है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की मौजूदगी में हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है, और विटामिन डी हमारे शरीर में अगर पूर्ण होता है तो मानसिक विकास का काफ़ी ज़्यादा संबंध इससे होता है। आज के दौर में दोनों फैक्टर को क्यों इंपॉर्टेंस दी गई है दोस्तों? क्योंकि बालकों को विकास के दौरान शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। आज अगर हम कुछ ऐसे शहरों की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में स्थिति ये है कि एक बालक जब 5-6 साल का होता है तो 5-6 साल का होने तक गर्भावस्था में माँ के माध्यम से, बाद में अपने आसपास के वातावरण के माध्यम से कई सारा बहुत बड़ा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का पेट में उसके जा चुका होता है, उसकी बॉडी में जा चुका होता है। अब उसको शुद्ध वायु ही नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली उसका मानसिक विकास भी वैसा ही होगा। सनलाइट नहीं मिल रही है। वर्तमान कल्चर जो होता है ये पूरा इस तरह का आधुनिक कल्चर है जहाँ फ्लैट सिस्टम होता है, एसीज लगे होते हैं, सनलाइट से सीधा बच्चे का आमना सामना नहीं हो पाता है। इसीलिए यहाँ इस बात को समझाने की कोशिश की जा रही है आपको कि बालक को सनलाइट की बहुत आवश्यकता होती है, शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन सब का संबंध शरीर के साथ में होता है। शरीर का संबंध होता है मेंटल डेवलपमेंट के साथ में। आगे बात करें, तीसरा हमारी संस्कृति, कल्चर जो होता है। देखिए दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में बनने वाले समस्त संप्रत्य बाहरी वातावरण के साथ साथ विभिन्न परंपराओं, धारणाओं, मान्यताओं, लोगों के रहन सहन, पहनावा, बोलियां, भाषाएं, तरीके, ये सब जिन्हें संस्कृति कहा जाता है, इन सबसे प्रभावित होता है। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। अगर किसी दंपति के जुड़वा बच्चे हो गए, मान लीजिए एक बच्चा जो है वो उनके पास है, उनका जॉब शिकागो में है, शिकागो में किसी MNC में वो काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ वहाँ है, और वो यहाँ छोटे से गांव में रहते हैं मान लो। अब जुड़वा बच्चे हो गए, दोनों को वो नहीं पाल सकते हैं। उन्होंने क्या किया, एक बच्चा जो है थोड़े दिनों, उनको थोड़ा सा बड़ा होने के बाद, 6 महीने साल भर के बाद, एक बच्चा जो है वो यहाँ दादी के पास छोड़ के चले गए गाँव में, और एक बच्चा वो अपने साथ शिकागो लेके चले गए। गाँव वाला बच्चा यहाँ डेवलप हो रहा है, शहर वाला बच्चा वहाँ अमेरिका में डेवलप हो रहा है। 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, आगे 5 साल बाद अलग अलग रूप से दोनों बच्चे विकसित हो रहे हैं, और 5 साल बाद मान लो दोनों बच्चों को साथ में लाया जाता है तो दोनों के विकास में, दोनों के मानसिक विकास में काफ़ी बड़ा परिवर्तन होगा, काफ़ी बड़ा फर्क होगा, काफ़ी बड़े विभेद होंगे। क्यों ये विभेद? भाई दोनों में वंशानुक्रम तो काफी एक जैसा है ना। जुड़वा बच्चे होने के पीछे क्या होता है, जो जाइगोट मैंने आपको समझाया था, एक कोशिका जो माता पिता से बनती है, जब ये जाइगोट टूट जाता है और 2 केंद्रक अलग अलग हो जाते हैं तो 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, और 2 कोशिकाएं विभाजित होकर 2 शरीर का निर्माण कर देती हैं। इस प्रकार जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। तो एक जो पहली कोशिका थी जो टूट के 2 हुई है, वह पहली कोशिका तो एक ही थी ना, उसी में से 2 बच्चे अलग हुए ना, तो वंशानुक्रम तो काफी कुछ एक जैसा है, लेकिन फिर भी दोनों में बड़ा फर्क क्यों आ गया? ये फर्क आ गया इनमें बनने वाली संस्कृति के माध्यम से, क्योंकि बालक के विकास के साथ संस्कृति का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, तो मानसिक विकास के साथ संस्कृति का भी बड़ा इफेक्ट होता है। फ्रेंड्स आगे चलें, परिवार भोजन से जुड़ा हुआ सीधा पहलू है। भोजन के लिए बंदोबस्त परिवार से होता है। संस्कृति का भी पहला जो प्रतिरूप होता है परिवार के माध्यम से ही बालक को प्राप्त होता है। शुद्ध हवा, रोशनी, ये सब भी किसके द्वारा? परिवार के माध्यम से ही बालक को सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त होती हैं। तो परिवार का बालक के मानसिक विकास के साथ बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ परिवार जो ऐसे एरियाज में रहते हैं जो बहुत इंटीरियर हैं, जहां कोई आधुनिक सुख सुविधाएं नहीं हैं, बालकों को सीखने के लिए, विकसित होने के लिए बहुत सारे अवसर, अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं,
वहां एक बालक विकसित होता है। एक दूसरा बालक जो बहुत सारी सुख सुविधाओं के बीच, बहुत सारे साधनों के बीच, बहुत सारे अवसरों के बीच विकसित होता है। तो एक बालक जिसको बहुत अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, दूसरा जिसको बहुत अवसर मिल पा रहे हैं मानसिक विकास के, तो ज्यादा डेवलपमेंट किसमें होगा मानसिक विकास का? जिसको अवसर मिल पा रहे हैं। किसके कंपैरिजन में? जिसको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो यह अवसर भी कौन अवेलेबल करवाता है? परिवार, परिवार की पृष्ठभूमि, परिवार की स्थितियां, इन सबका संबंध होता है बालक के मानसिक विकास के साथ। अगला है समाज व सामाजिक संबंध। समाज, जैसा मैंने संस्कृति के साथ आपको समझाने की कोशिश की, समाज हम आसपास जिनके बीच में रहते हैं वो सारा का सारा समाज है। इस समाज की मान्यताएं जो है, संबंध है, रिलेशन है। एक परिवार में बच्चा रहता है तो पारिवारिक संबंध है, दोस्तों के संबंध हैं, विद्यालय के संबंध हैं, गुरु शिष्य के संबंध हैं, या संपूर्ण समाज में जो संबंधों को लेकर चीजें बनी हुई है, मानवता को लेकर संबंध हैं, वो सारे के सारे संबंध और समाज, ये भी किसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं फ्रेंड्स? मानसिक विकास को। आगे चलें, पालन पोषण। पालन पोषण गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। मां के गर्भ में भी बालक के साथ पालन पोषण का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर गर्भावस्था में बालक को पूरा पालन पोषण मिला है, बड़ा होने के बाद भी पर्याप्त चीजें मिली हैं जो उसको चाहिए फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, तो बालक ठीक से आगे मानसिक रूप से विकास कर पाएगा। आप देखते हैं परिवार में जैसे कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके सामने कोई नेगेटिव बात नहीं करते हम। कोई दुखदायक घटना हो गई, कोई बुरी बात भी होगी तो उससे छुपाते हैं, उसको नहीं बताते हैं। उससे क्या कहते हैं कि आप कुछ अच्छी सकारात्मक किताबें पढ़िए, सकारात्मक संगत में रहिए, सकारात्मक चीजें सुनिए, सकारात्मक संगीत सुनिए, सकारात्मक बातें कीजिए। क्यों कहते हैं ऐसा? इसीलिए कहते हैं कि उस महिला का मेंटल पोर्शन, मानसिक प्रोसेस जो है, अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो बालक के साथ उसका कनेक्शन है, बालक का मेंटल पोर्शन भी पॉजिटिव डेवलप होगा। अगर गर्भावस्था के दौरान कोई महिला बहुत ज्यादा मानसिक परेशानियों से घिरी हुई है, तनाव में है, द्वंद्व में है, दुश्चिंताओं में है, बहुत ज्यादा कुंठित है, वो मानसिक रूप से लगातार परेशान है, तो निश्चित रूप से उसके गर्भ में पल रहा बालक भी मानसिक रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि यह पालन पोषण का कौन सा पार्ट हो गया? मेंटल पोर्शन हो गया, मेंटल नरिशमेंट हो गया फ्रेंड्स। तो मेंटल नरिशमेंट भी बालक को चाहिए और उसको भोजन रूपी नरिशमेंट भी बालक को पोषण के रूप में चाहिए। जन्म लेने के बाद जब हम बच्चे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं तो बालक को दो तरह का पोषण यहां मिलता है। पहला पोषण भोजन के रूप में, दूसरा पोषण एटमॉस्फेयर के रूप में। अगर किसी बालक को हम लगातार पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, कभी परिवार में झगड़े उनके सामने नहीं होते हैं, नेगेटिव परिस्थिति से उनको बचा के रखते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव पोषण उनको देते हैं, तो निश्चित रूप से बालक का मानसिक विकास भी सकारात्मक वे में होगा और बहुत हाई लेवल पे होगा। तो बहुत बड़ा रोल होता है बालक को पोषण प्रदान करने का, परिवार के माध्यम से, स्कूल में टीचर्स के माध्यम से, या हम सबके माध्यम से जिनके साथ कोई बालक विकसित हो रहा है। आगे चलें, अगला है दोस्तों जीवन की घटनाएं व दुर्घटनाएं। घटनाएं और दुर्घटनाओं के साथ बहुत बड़ा रोल होता है। मान लीजिए किसी बालक का बचपन में ही कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में पैर चला गया, कोई बॉडी डैमेज हो गई, तो अब उसका आगे का पूरा विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास काफी हद तक उस घटना से प्रभावित होगा। कोई बच्चा बचपन में पोलियोग्रस्त हो गया, पोलियो होने के कारण उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं, अब बालक उन पैर नहीं होने की चीज को लेकर लगातार मानसिक रूप से परेशान है, तो वह समायोजन भी नहीं कर पाएगा, मानसिक रूप से उससे प्रभावित होगा और काफी हद तक उसका मेंटल पोर्शन इससे इफेक्टिव होगा। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं भी होती हैं जो वातावरण में होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम डाले गए। उन एटम बम का प्रभाव आज भी वहां के वातावरण में इस तरीके से बना हुआ है कि वहां विकसित होने वाले बालक का मानसिक विकास उस बाहरी पर्यावरणीय घटनाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। एक बालक हिरोशिमा नागासाकी में डेवलप होता है, ऐसा ही दूसरा बालक बिल्कुल नेचुरल ग्रीनरी में हिमालय वाले किसी गांव में डेवलप होता है, जहां कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई किसी तरह की गलत चीज बिल्कुल भी नहीं है वातावरण में। तो निश्चित रूप से ये जो नेचुरल डेवलपमेंट हो रहा है बालक का, एक हिरोशिमा में डेवलप हो रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में बच्चे मानसिक रूप से विकलांग पैदा होते हैं काफी हद तक। तो ये क्या हो गया? जीवन की घटनाएं और दुर्घटनाएं। भौतिक वातावरण, मैंने पीछे कई सारे डिस्कशन किए कि भौतिक वातावरण का मतलब हो गया जो हमें आसपास से भौतिक रूप से मिलता है, ये सारा का सारा शुद्ध हवा, सनलाइट,
ये आपका हिरोशिमा नागासाकी वाला है, नेचुरल है, ये सारा का सारा भौतिक वातावरण। अगर भौतिक वातावरण बालक को सही तरीके से मिल रहा है, उसका मानसिक विकास भी सही तरीके से होगा, और ये कहीं अगर ठीक से नहीं है तो मानसिक विकास भी उससे प्रभावित होगा। आगे बात करें, जनसंचार के साधन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कम्युनिकेशन आज के दौर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों हमारे जीवन में। जनसंचार के साधनों में लगातार डेवलपमेंट आ रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में एक छोटा सा बच्चा जो गिल्ली डंडे नहीं जानता है या कोई फिजिकल गेम नहीं जानता है, लेकिन मोबाइल में इंस्टॉल हुए गेम्स को वो जानता है, उसको कोई महापुरुष या उनके कैरेक्टर उसको याद नहीं होंगे, लेकिन कार्टून नेटवर्क जो टीवी में आता है उसके कैरेक्टर्स बच्चे को याद है। बालक को ऐसी कोई ध्वनि, कोई गीत, संगीत शायद उसको याद नहीं होगा, लेकिन सिंचेन जो कार्टून नेटवर्क का एक पात्र है, वो कैसे बोलता है, किस तरीके से हाव भाव करता है, वो बालक को याद होता है। ये सारी की सारी चीजें बालक में कहां से बनी? ये बनी जनसंचार के साधनों से। आज टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, उसके अलावा मोबाइल्स के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, इन सारी चीजों के माध्यम से बालक में लगातार नई नई चीजें आ रही है, नए नए बदलाव आ रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? जनसंचार के साधनों के कारण। इसी के साथ दूसरा है सूचना एवं तकनीकी, ICT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है दोस्तों। इसके दोनों पहलू हैं, मैं दोनों को साथ में समझाता हूं आपको। इनके दोनों पहलू हैं, नेगेटिव भी हैं तो पॉजिटिव भी हैं। अब हमें नेगेटिव को भी समझना है और पॉजिटिव को भी समझना है। देखिए नेगेटिव पहलू क्या है। नेगेटिव पहलू यह है पहला कि इन सबके साथ कोई ना कोई रेडियो एक्टिव रेज जुड़ी हुई होती हैं। चाहे आप मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे किसी टीवी के सामने बैठे हुए हैं, इन सबके साथ कोई ना कोई रेडियो एक्टिव जो है रेज इनसे कनेक्ट है, जिसके माध्यम से प्रोग्राम आप तक पहुंच पा रहा है। तो ये जो रेज होती हैं ये कहीं ना कहीं हमारे मेंटल पोर्शन को डैमेज करती हैं। इसलिए आपने सुना भी होगा कि स्कूल्स के पास में या जो आबादी वाले एरियाज हैं वहां मोबाइल टावर को लगाने के लिए मना किया जाता है। अगर किसी मोबाइल टावर की रेंज में उसके 10-20 मीटर की परिधि में किसी व्यक्ति का घर है और वहां उसके बच्चे गर्भावस्था में हैं, बड़े वहीं हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस मोबाइल टावर से निकलने वाली जो रेज है उसके मानसिक विकास को प्रभावित करेगी फ्रेंड्स। इन सब के अलावा दूसरा नेगेटिव क्या होता है कि जैसे आप टीवी देखते हैं, कई सारे प्रोग्राम देखते हैं, तो इन सब में बालक फिजिकल खेल खेलने की बजाय इनके साथ ज़्यादा खेलना पसंद करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बना बनाया प्रोग्राम बालक के सामने प्ले हो रहा है। बालक को अपना स्वयं का मस्तिष्क इस्तेमाल करने के मौके हर प्रोग्राम में नहीं मिलते हैं। कुछ ही प्रोग्राम है जहाँ बालक का ब्रेन काम करता है, बाकी मोस्टली जो प्रोग्राम होते हैं, मोस्टली प्रोग्राम्स ऑलरेडी बिल्ट होते हैं, बने बनाए होते हैं। उन प्रोग्राम्स के स्टेप्स पहले से डिसाइड होते हैं। तो बालक को चैलेंज नहीं मिल रहा, चुनौती नहीं मिल रही, कुछ नया करने के लिए मस्तिष्क को काम नहीं मिल रहा, सिर्फ पैसिव होके ये स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है और चीजें वन वे में उसके पास आ रही हैं। जब तक बालक मेंटली एक्टिव नहीं होगा, टू वे प्रोसेस नहीं होगा, मानसिक प्रक्रिया को चैलेंज नहीं मिलेंगे, चुनौतियां नहीं मिलेगी, गतिविधियां नहीं होंगी मानसिक, तब तक मस्तिष्क में संरचना नहीं बन पाएगी। इसीलिए ICT में जो चीजें आ रही हैं, इसका एक नेगेटिव पोर्शन यह है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है, जहां बालक को सीधी चुनौतियां नहीं मिलती, मानसिक रूप से काम करने की क्षमताएं उसकी विकसित कम हो पाती हैं। तुलनात्मक टू वे कम्युनिकेशन में, टू वे एक्टिविटीज में या फिर टू वे प्रोसेस में। पॉजिटिव की अगर बात करें तो पॉजिटिव तो बहुत सारे पहलू हैं। जैसे पहला पॉजिटिव पहलू आप देख ही रहे हैं, आप स्क्रीन पे एक क्वालिटी फैकल्टी के द्वारा साइकोलॉजी सीख रहे हैं। हो सकता है आप दूर दराज किसी गांव में बैठे हुए हैं, वहां से आप मेरे साथ किसी क्लास में आमने सामने नहीं बैठ पाए, किसी कोचिंग में आप मेरे साथ नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपने छोटा सा एक पैकेज लिया और आप दूर दराज गाँव में जहाँ 4 घरों की बस्ती है, ढाणी है, वहाँ आप इस फैकल्टी के साथ साइकोलॉजी को समझ रहे हैं। ऐसे कई सारे पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं। जो भी है, नेगेटिव है तो भी मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, पॉजिटिव है तो भी मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। यहां समझने की चीज ये है दोस्त, क्यों हमें बताया जा रहा है, क्यों हमारे सिलेबस का पार्ट है कि हम बालक के विकास के साथ कहीं ना कहीं एक भूमिका के रूप में होते हैं। अगर आप घर में हैं तो माता पिता के रूप में हो सकते हैं, बड़े बहन भाई के रूप में हो सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप स्कूल में हैं तो वहां एक शिक्षक के रूप में होते हैं। यह सिलेबस आपको शिक्षक के रूप में मानते हुए बनाया गया है कि आप शिक्षक के रूप में स्कूल में हैं, बालक आपके पास आ जाता है। अगर प्री प्राइमरी वाले हैं तो 3 साल का बालक आपके पास आ जाएगा, अगर प्राइमरी वाले हैं तो 5 साल पूरा करके बालक आपके पास में आ जाएगा। यह बालक काफी कुछ अब मानसिक रूप से विकसित होना है।
तो इसके मानसिक विकास में जो पर्यावरणीय कारक हैं, जो आपके द्वारा बनाए जा सकते हैं, जो आपके द्वारा प्रभावित किए जा सकते हैं, जिन्हें आप स्वयं बदल सकते हैं, तो आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप इन पर्यावरणीय कारकों को इस तरीके से बनाइए, इस प्रकार से इनको रचना कीजिए कि बालक के मानसिक विकास में अधिक से अधिक सहयोग मिल सके और बालक का संपूर्ण मेंटल डेवलपमेंट हो सके। दोस्तों, इस पर्पज को लेके हमें यह चीज सिखाने की कोशिश की जा रही है। हमारे सिलेबस में जितने भी कंपोनेंट हैं उसके दो तरीके से आपको समझना और याद करना है। पहला ये कि जो फैक्ट्स, डाटास, आंकड़े, सूचनाएं आपको यहां पर दी जा रही है उनको स्मृति में लाना है, समझना और एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करना है, पहला। दूसरा, वो क्यों हमें सिखाई जा रही है, हमारे सिलेबस का पार्ट क्या है, थीम उनके पीछे की, उनको आप तक लाने के पीछे का जो गोल्स है, एम्स है, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन सीधे बनते हैं और वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिलेंगे, वो क्वेश्चन मेरी चर्चाओं से आपके समझ में बनेंगे। तो आज मैंने आपके साथ 3 टॉपिक्स को डिस्कशन किया। पहला टॉपिक मैंने डिस्कशन किया फ्रेंड्स आपके साथ कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्यक्षात्मक संगठन, उसके हमने 7 नियम पढ़े, वो आपको क्यों सिखाए गए, क्यों आपके सिलेबस में है कि हम सब जब प्रत्यक्षात्मक प्रक्रिया में हैं तो हम उन नियमों का ध्यान रखें। आप जब स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो सिखाने के दौरान इन 7 सिद्धांतों का आपको पता हो कि मेरे द्वारा बच्चों को जो बच्चों को मौके दिए जा रहे हैं, जो सीखने की गतिविधियां मैं स्कूल में बना रहा हूं, उसमें ये 7 नियम समाहित हों। अगर आपने इन 7 नियमों से संबंधित गतिविधियों को आपके टीचिंग में डाल दिया है, इसका मतलब बालक में सीखने का जो नेचर है, संगठनात्मक प्रत्यक्षात्मक संगठन का जो नेचर है वो काम करेगा और बालक आसान चीजों को सीख पाएगा। ये यहां पर इसीलिए आपको सिखाने की कोशिश की है मैंने। दूसरा टॉपिक हमने डिस्कशन किया ऐसे कारक जो मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास के साथ जुड़े होते हैं। उन सारे कारकों से मानसिक विकास सीधा कनेक्ट होता है। हमें क्यों ये सिखाया गया, ताकि उन कारकों का हम ध्यान रखें हमारे स्वयं के सीखने के दौरान तथा स्कूल में बच्चों के दौरान। और तीसरा टॉपिक मैंने आज की क्लास में डिस्कशन किया दोस्तों, उन सारे कारकों को लेकर, उन सारे फैक्टर को लेकर, उन सारे प्रभावी तत्वों को लेकर जो किसी न किसी रूप से बालक के मानसिक विकास के साथ जुड़े होते हैं या मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष तो कौन से, जो बालक के वंशानुक्रम में आ गए हैं, जो उसके जन्म के साथ उसमें निहित हैं। प्रत्यक्ष कौन से, जो प्रत्यक्ष के साथ आप इसको यूं कहें आंतरिक, जो पहले से आ गए हैं, और बाहरी जो आप उसको देने वाले हैं। तो वातावरणीय सारे के सारे कारक, सारे के सारे फैक्टर्स हम अरेंज करते हैं या हम उनमें बदलाव कर सकते हैं, उन सबको आपके साथ रखा गया ताकि हमारी समझ यहां तक अच्छे से बने। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा, सारी बात को समझ में आई होगी। इसी के साथ आज हम इस टॉपिक को बाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए व्यस्त रहिए और सीखते रहिए।